रात में मेरे घर आ जाना, वहां बताऊंगा। बताओ सर, मुझे क्या करना है? अंदर चलो, सब मैं बताता हूँ। क्यों खाती है? एक रात के लिए तुम मेरी बीवी बन जाओ। जो तुम चाहते हो मैं नहीं करने दूंगी। यहां बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मेरा ध्यान रखना। यह कहानी है एक बहादुर लेडी पुलिस ऑफिसर की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और नाम था साक्षी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जिस मुजरिम को भी पकड़ने जाती, वो मुजरिम साक्षी को देखकर खुद ही अपने आप को साक्षी के हवाले कर देता और उसके हाथों में आ जाता था। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी मर्द पुलिस वालों की गंदी नजरें हमेशा साक्षी पर ही टिकी रहती थीं। साक्षी को भी अच्छी तरह पता था कि उसके सीनियर एसएचओ राणा सिंह की आंखों में उसके लिए शोला भड़क रहा है। साक्षी अभी पुणे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर रही थी और अपनी इज्जत को खतरे में डालकर ड्यूटी दे रही थी। कई बार एसएचओ राणा सिंह किसी न किसी बहाने साक्षी को अपने ऑफिस में बुला लेता, उसे चेयर पर बिठाता और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लेता। साक्षी किसी बहाने वहां से निकलकर भाग जाती। एसएचओ राणा सिंह साक्षी के पीछे पागल था और मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह उसे छू सके। एक दिन उसने प्लान बनाया। मीटिंग का बहाना बनाकर साक्षी को रात के वक्त अपने घर बुला लिया। घर पुणे में था। रात के 11 बज चुके थे जब साक्षी एसएचओ राणा सिंह के घर पहुंची। घर में कोई और नहीं था। दरवाजा खोलते ही राणा सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साक्षी, मीटिंग तो बस बहाना था, असल में मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। साक्षी को फौरन समझ आ गया कि आज क्या होने वाला है। उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या भगवान, आज मेरी इज्जत तुम ही बचाओ इस दरिंदे से। फिर भी वह दरवाजे के पास खड़ी रहकर बोली, सर, ये ठीक नहीं किया आपने। मुझसे झूठ बोलकर रात के टाइम घर पर बुलाया और अब यह सब क्या कह रहे हो? एसएचओ राणा सिंह अब कंट्रोल से बाहर था। उसने साक्षी का बाजू पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जोर से धक्का मारा और भागकर घर से निकल आई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शुरू ही अब हुआ था। रात का 1 बज चुका था और वह पुणे की सुनसान रोड पर भाग रही थी। भागते भागते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान 3 मालवी खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ियां, बड़ी बड़ी मूंछें थीं और वे सफेद कमीज और शलवार पहने हुए थे। और जैसे ही उन मालवियों ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वे बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक वे तीनों मालवी सड़क के दरमियान आकर खड़े हो गए और साक्षी का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगे। साक्षी उनकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब वे तीनों मालवी उसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और साक्षी का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक एक मालवी पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहां से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? उन मालवियों के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। साक्षी बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक एक मालवी ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था। साक्षी बोली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक वे तीनों मालवी हंसने लगे। इस तरह की मीटिंग थी। एक मालवी बोला, फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक उसने साक्षी के बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब साक्षी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और वे मालवी उसकी तरफ बढ़ने लगे। इसी तरह चलते चलते जब एक मालवी ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो साक्षी ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और वे तीनों भी उसके पीछे तेजी से भागने लगे। साक्षी की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक एक मालवी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। उन मालवियों के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगे।
साक्षी नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक वे तीनों मालवी भी सड़क पर बैठ गए और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, साक्षी ने अचानक जोर से उन्हें धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। साक्षी नीचे से उठ खड़ी हुई तो वे मालवी तेजी से उसके पास आए और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक साक्षी ने जोरदार आवाज से कहा, देखो मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन वे मालवी अब दीवाने हो चुके थे। अचानक एक मालवी बोला, ओहो, मैं तो डर गया। उसने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने भांग का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीच बैठी थी उसके ऊपर ढालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते उस मालवी ने आधी भांग पीने के बाद साक्षी को बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह लो पियो। साक्षी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। मालवी ने साक्षी के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वह करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। साक्षी, जो एक क्राइम ब्रांच की लेडी ऑफिसर थी, ने उनके हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब वे मालवी बेसब्री से साक्षी की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था। देखते ही देखते साक्षी का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख ली। क्या हो रहा है? मालवी इंतजार में थे कि उनका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त साक्षी मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। साक्षी अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में उन मालवियों की हंसी गूंज रही थी। अचानक एक मालवी उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। उनकी आंखों में दहशत थी और उसमें वैशी भूख भी। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर साक्षी के गाल को छूने की कोशिश की, छिन! एक झंकार हुई। साक्षी ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से उस मालवी के सर पर दे मारी। उस मालवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। वह पल भर के लिए सन्न रह गया। साक्षी जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वह पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े उस मालवी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। वे मालवी तेजी से उसकी तरफ भागे। साक्षी अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक मालवी ने जाकर साक्षी को पांव से पकड़ लिया। अचानक वह गुस्से में भागते हुए पास आया। अब उसकी आंखों में वैशी लालिमा भर गई थी। उसने साक्षी को खींचकर अपने पास किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। साक्षी की सांसें अटक रही थीं, वह बेबस दिख रही थी। फिर वे मालवी उसे बांह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगे। साक्षी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आए। साक्षी समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला और साक्षी को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत साक्षी और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर वे मालवी। अचानक उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसे। उनकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। एक मालवी ने आगे बढ़ते हुए साक्षी की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तेरा गरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। साक्षी की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन सा था। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही वे झपटने ही वाले थे, साक्षी की नजर सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। एक मालवी ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। वह मालवी एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। साक्षी ने एक पल में बिना दरवाजा खोला अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वह नंगे पांव दूर भाग रही थी।
पीछे वे मालवी पीछा कर रहे थे। Tell you something important साक्षी about की this सांसें place. तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से उनकी भारी आवाज गूंजी, भाग तीरा, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वे पागलों की तरह जवान साक्षी को दबोचने के लिए पीछा कर रहे थे। साक्षी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये पुणे के करीब कोई पुराना खंडहर सा What do you कारखाना mean he's था। not coming? He साक्षी has के to come. I कदम need his अपने help. आप उस तरफ बढ़ चले। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंगालूदा We मशीनें need to बिखरी tell you पड़ी something थीं। important about this साक्षी place. एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान रात को और भी दहशतनाक बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और वे मालवी अंदर घुस आए। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहां छिपी है? उनकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। साक्षी अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंधेरे में इधर उधर देख रहे थे। तभी एक ने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक एक आहट सुनकर वे जोर से हंसे। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। वे मालवी हंसते हुए बोले, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक मालवी हूं। कानून वही है जो मैं चाहूं और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। साक्षी डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब वे मालवी नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगे। अचानक साक्षी ने एकदम उन्हें जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर वे मालवी रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। साक्षी दूसरी तरफ भागना चाही तो वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। अब साक्षी के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। एक मालवी ने बोर्ड जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। साक्षी ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास मालवी की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी देर पा नहीं होता। उनके चेहरों पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक एक बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। उसने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वह साक्षी के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। साक्षी ने सोचा, अगर मैं बांध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर वे जोर जोर से हंसने लगे। फिर वे साक्षी के करीब आए और घूरते हुए बोले, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। उनके करीब आते ही जैसे वह वारफ्ता में हार मान चुकी हो। वे पूरी तरह मुतमिन थे कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब साक्षी उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ चलने लगी। वे मालवी भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेसब्री से चलने लगे। कोठी के पास पहुंचते ही साक्षी ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर उनसे बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एक मालवी जहर भरी मुस्कान के साथ बोला, हां हां, अंजाम अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दें। साक्षी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर कोठी में रखे। एक मालवी झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही वे कोठी के अंदर दाखिल होने लगे, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। जब उन्होंने गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चले आए। साक्षी कोठी के अंदर ही थी।
वे मालवी जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगे। इससे पहले कि साक्षी बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब वे वापस कोठी की तरफ मुड़ रहे थे। इतने में साक्षी ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उनके पास आकर एक का हाथ थामते हुए बोली, हाँ, अब क्या हुआ? साक्षी ने प्यार भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए उस मालवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मालवी तुरंत अपनी कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर साक्षी के हाथ में पकड़ा दिया। साक्षी वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। वे मालवी जो आतुर होकर खड़े थे, उनका सब्र टूट गया। उन्होंने साक्षी से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। साक्षी ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं। अब मैं क्या करूं? ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें उनके सारे गुनाह, उनका घमंड भरा इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे घबराहट में तेजी से साक्षी की तरफ लपके ताकि कैमरा छीन सकें, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस साक्षी नहीं थी, बल्कि एक बहादुर लेडी इंस्पेक्टर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल पुलिस कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। साक्षी ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते उन तीनों को जमीन पर दबोचा गया। उनकी टांगें कांपने लगीं। साक्षी उनके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं लेडी इंस्पेक्टर साक्षी हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कदमों का पता चला, इसलिए मैंने खुद यहां आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। साक्षी ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर उनके मुंह के सामने लहराया। उनकी आंखें हैरानी और डर से भर आईं। साक्षी ने लात मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से। कमांडोस ने उन्हें गाड़ियों में डाल दिया और जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर बहस करेगा, मेरी बात काट रहा है। मेरे घर मेहमान बैठे हैं और तू यहाँ लेक्चर दे रहा है। सुन ले ध्यान से, मैं तुझे कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू रोए या गिड़गिड़ाए। फिर धमकी देते हुए बोला, अगली बार मुंह खोला ना तो इतना मारूंगा कि हाथ पैर काम के नहीं रहेंगे। ये सब देखकर डीएम अनन्या वर्मा अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई। जोर से बोली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा। अनन्या ने और तेज आवाज में कहा, आप चिकन लेकर जा रहे हैं, ये कोई मुफ्त की चीज नहीं है। इस दुकानदार को चिकन खरीदना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये इसका रोज का धंधा है। आप यूनिफॉर्म के दम पर धमका के चीज उठा लेते हो और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। वर्दी पहन लेने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना होता है, उन पर जुल्म करना नहीं। इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ा। वो अचानक आगे बढ़ा और अनन्या वर्मा के गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया। तुझे ज्यादा हीरो बननी है। आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। उनके दिमाग में एक एक सीन क्लियर था। पावर का घमंड, गरीब दुकानदार पर जुल्म और एक महिला पर हाथ उठाना, ये सब माफ करने लायक नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बिल्कुल साफ सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, अपनी हद में रहिए। ये एक आम नागरिक की दुकान है। आप यहाँ मुफ्त का सामान नहीं ले जा सकते। किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि एक अधिकारी होने के नाते आप बिना पैसे दिए चीजें उठा सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये अन्याय है और किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रमेश चुपचाप खड़ा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डर और मजबूरी दोनों साथ साथ थी। इंस्पेक्टर विक्रम, आप गवाही के लिए रेडी रहिएगा। रमेश ने कहा, हाँ बहन, जब भी आप बुलाएंगी मैं आऊंगा। मैं सच बोलूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अनन्या ने हल्का सा सर हिलाया और वहां से सीधे ऑफिस की तरफ चल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। जैसे जैसे वीडियो चलती गई, उनका गुस्सा और गहरा होता गया। इंस्पेक्टर की हर एक गंदी हरकत, हर धमकी, हर थप्पड़, सब कुछ क्लियर था। अनन्या ने तुरंत डीएसपी ऑफिस में कॉल किया। डीएसपी नेहा शर्मा को तुरंत डीएम ऑफिस भेजिए। कुछ ही मिनट में नेहा शर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गईं।
अनन्या ने पूरी डिटेल में बाजार की घटना बताई। फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो देखते ही नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा था। ये तो बहुत ही गलत है। नेहा बोली, इस इंस्पेक्टर ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। एक दुकानदार के साथ इतना गंदा व्यवहार, धमकियां और ऊपर से एक महिला पर हाथ उठाना, ये सीधा सीधा कानूनी जुर्म है। किसी महिला पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे इंस्पेक्टर भी हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे कब का सस्पेंड कर चुकी होती। आपने बिल्कुल सही किया जो आपने सबूत इकट्ठा किए। अब इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। नेहा शर्मा ने तुरंत एक जूनियर ऑफिसर को बुलाया और हुक्म दिया, इस इंस्पेक्टर के खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। सस्पेंशन लेटर और कंप्लेंट फॉर्म अभी के अभी बनाया जाए। अनन्या ने कहा, ठीक है, आज ही सस्पेंशन का लेटर रेडी हो जाना चाहिए। वो आगे बोली, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक। उसी वक्त डीएम अनन्या वर्मा सिंपल सा कुर्ता पहने अपने वकील के साथ अंदर आईं। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में हिम्मत और गुस्सा दोनों साफ दिख रहा था। उनके पीछे रमेश भी था, थोड़ा डरा हुआ, पर आज पहली बार सच बोलने का हौसला लेकर। दूसरी तरफ वही इंस्पेक्टर जो कभी यूनिफॉर्म के घमंड में सीधे चलकर बात करता था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आज बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर घबराहट, आंखों में डर और शरीर की लैंग्वेज में साफ लिखा था, अब बचना मुश्किल है। जज साहब ने केस फाइल खोली और गंभीर आवाज में बोले, आज इस अदालत में यह तय किया जाएगा कि क्या इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। इसके साथ ही केस ऑफिशियली शुरू हुआ। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, हम सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज पेश करना चाहते हैं जो घटनास्थल पर रिकॉर्ड की गई थी। कोर्ट के बड़े स्क्रीन पर वीडियो चला दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अकड़ के साथ दुकान पर आना, बिना पूछे चिकन उठाना, पैसे देने से इनकार करना, दुकानदार रमेश को धमकाना, और जब अनन्या वर्मा ने टोका तो उन पर भी चिल्लाना और हाथ उठाना। हर सीन एक एक करके सबके सामने आ रहा था। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, जो कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है वो बेहद गंभीर है। डीएम अनन्या वर्मा को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। अनन्या वर्मा विटनेस बॉक्स में आई। माननीय जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ एक गरीब दुकानदार को धमकाया, बल्कि मुझे भी, जो उस वक्त एक आम नागरिक के रूप में वहां मौजूद थी। अगर ऐसे अफसरों को समय पर नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार और बढ़ता रहेगा। इसके बाद रमेश को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। वो थोड़ा कांप रहा था, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, साहब, मैं एक गरीब दुकानदार हूं। उस दिन मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चिकन के पैसे दे दीजिए। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं डर गया था, कुछ बोल नहीं पाया, पर जब मैडम ने सब रिकॉर्ड कर लिया तब मुझे लगा कि सच बोलना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन वकील ने फिर कहा, माननीय अदालत, ये सिर्फ एक थप्पड़ का केस नहीं है, ये पावर के मिसयूज का केस है। जिसे कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ रहा था। अब डिफेंस वकील खड़ा हुआ। उसने थोड़ा संभलते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो उस दिन बहुत स्ट्रेस में था, भीड़ ज्यादा हो गई थी, बस गुस्से में एक गलती हो गई। इसे एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जा सकता। ये सुनते ही जज साहब ने बीच में रोक दिया। उनकी आवाज सख्त थी। क्या गुस्से में आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी आम नागरिक पर हाथ उठा सकता है? कोर्ट रूम बिल्कुल शांत। जज ने आगे पूछा, क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? डिफेंस वकील के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। कोर्ट रूम में फिर से सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे में एक बात बिल्कुल साफ थी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का वक्त खत्म हो चुका था। प्रोसिक्यूशन फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसके हाथ में सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। वकील ने गंभीर आवाज में कहा, माननीय अदालत, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल असली है। इस वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई टेम्परिंग, कोई मैनिपुलेशन नहीं पाई गई है। फिर उसने अगला डॉक्यूमेंट पेश किया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है, जिसमें दुकानदार रमेश के गाल पर लगी चोट का जिक्र है। कोर्टरूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको समझ आ चुका था, अब सच को झुठलाना मुमकिन नहीं था। जज साहब ने फाइल बंद की, थोड़ा रुककर कोर्ट पर नजर डाली और फिर बोले, अदालत के सामने सारे सबूत बिल्कुल साफ हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद और वर्दी का खुलेआम दुरुपयोग किया है। उन्होंने एक आम नागरिक को धमकाया, उस पर हाथ उठाया और अपने सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, बल्कि कानून के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या पुलिस का अफसर। अगर कोई अपनी पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा मिलना तय है। फिर वो पल आया जब फैसला सुनाया जाना था। जज ने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। इस अदालत के आदेश अनुसार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत उसके पद से सस्पेंड किया जाता है। इसके साथ ही अदालत उसे 3 साल की कैद और अर्थदंड फाइन की सजा सुनाती है। पुलिस विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अभी के अभी इसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और इस मामले में आगे भी डिपार्टमेंटल और लीगल जांच जारी रखी जाए। जैसे ही फैसला आया, कोर्टरूम में पूरा सन्नाटा छा गया।
इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। 2 पुलिस सिपाही आगे आए और हथकड़ी लगा दी। ये वही आदमी था जो कभी धमकी देता था, आज खुद कानून के सामने झुक चुका था। डीएम अनन्या वर्मा ने नीचे झुकी आंखों के साथ राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ संतोष था। उधर रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और न्याय के थे। कोर्ट के बाहर मीडिया ने अनन्या वर्मा को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आज के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगी? अनन्या ने शांत और भरोसे भरी आवाज में कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी। उसी वक्त डीएसपी नेहा शर्मा भी मीडिया के सामने आई और बोली, आज हमने ये साबित किया है कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं होती, पुलिस जिम्मेदारी होती है। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, सिस्टम में अभी भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं। उस दिन का कोर्ट वर्डिक्ट सिर्फ एक इंस्पेक्टर के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। नूर की अदालत के इस फैसले ने यह बता दिया, जब सच और हिम्मत साथ हो तो सबसे बड़ी पावर भी झुक जाती है। डीएम अनन्या वर्मा और रमेश दोनों के चेहरों पर एक ही चीज थी, सुकून, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। नूर की अदालत से एक गुजारिश, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सकें, सच कभी हार नहीं मानता।